Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about basics of food chemistry. आज हम लोग food chemistry का basic discuss करेंगे, and this lecture will be beneficial for all the aspirant who are going to prepare for FSSAI exam. So let's start with our lecture. So this is the syllabus of CFSO, जिसमें से हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फूड प्रिजर्वेशन, ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, एंड फूड पैकेजिंग. सो ये तीनों टॉपिक्स ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं. इफ यू वांट टू वॉच दिस लेक्चर यू कैन एक्सेस देम. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. Definition and importance of food chemistry. Food chemistry is a division of food science that evaluate how foods are processed, prepared and distributed. Means food chemistry food science की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से फूड को प्रोसेस्ड किया जाता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है और फिर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. This science is closely related to biochemistry in that its principles are based on knowledge of the main component of life such as water, carbohydrate, lipids, proteins, minerals and vitamins. So food chemistry somehow biochemistry जैसी होती है क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फूड. फूड केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एज एन इंटरेक्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ फूड. मीन्स फूड केमिस्ट्री के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. The biological substance include such as meat, milk, vegetables and fruit. Food is made up of non-biological chemical that include water, protein, lipid, carbohydrate, vitamins and minerals. Means जो biological substance है इसके अंदर meat, poultry, milk, vegetable, fruit ये include हो जाते हैं. और जो non-biological केमिकल्स हैं उसके अंदर वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स ये इंक्लूड हो जाते हैं. सो इट इज सिमिलर टू बायोकेमिस्ट्री इन इट्स मेन कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल, एंजाइम्स, बट इट ऑल्सो इंक्लूड एरियाज सच एज फूड एडिटिव्स, फ्लेवर एंड कलर. आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री देखा होगा, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके प्रिंसिपल, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सिमिलरली हम लोग फूड केमिस्ट्री में भी इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, बट अलोंग विद फूड एडिटिव, फूड फ्लेवर एंड फूड कलर. दिस डिसिप्लिन ऑल्सो encompass how food material change under certain food processing techniques and describe the way either to enhance or prevent these changes. Means इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि जब फूड प्रोसेस किया जाता है तो किस तरीके से फूड को प्रिवेंट करके रखना है, किस तरीके से उसके फ्लेवर को इन्हांस करना है, इन सारे टेक्निक्स को भी डिस्कस करते हैं. An example of enhancing a process would be to encourage fermentation of dairy product with microorganism that convert lactose to lactic acid. एग्जाम्पल के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस आ जाती है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके मिल्क में किसको कन्वर्ट कर देते हैं, मिल्क को कर्ड में, बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिंग अ प्रोसेस would be stopping the browning reaction on the surface of freshly cut red delicious apples using lemon juice or other acidulated water. दूसरा एग्जाम्पल क्या आ जाता है, ब्राउनिंग रिएक्शन को स्टॉप करना. ब्राउनिंग रिएक्शन क्या होता है, ब्राउनिंग रिएक्शन एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. जैसा इसका नाम है ब्राउनिंग रिएक्शन,
मीन्स ये क्या कर देता है, ब्राउन कलर टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब एप्पल वगैरह को हम लोग कट करके रख देते हैं तो थोड़े टाइम में ब्राउनिश कलर अपीयर होने लग जाता है। सो वही ब्राउनिंग रिएक्शन जो है ये ब्राउन कलर क्रिएट कर देती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, और ये एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, द केमिकल नेचर ऑफ फूड इज इंपॉर्टेंट इन टू वेज इन रेस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग। जो केमिकल नेचर होता है फूड का वो किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग में अपना रोल प्ले करता है। पहला, फूड केमिकल्स आर ऑल्टर्ड बाय प्रोसेसिंग एंड दीज चेंजेस result in change in the characteristics of the food and consumer acceptance of the product। कि जो फूड केमिकल्स हैं are altered by processing and these changes result in the change of characteristics। अगर इन केमिकल्स में चेंज हुआ तो फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज होगा। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द lability of some food chemical, the parameter used in food processing such as temperature and shear are limited to achieve minimal changes in the characteristics of food and to maximize consumer acceptance। Minimal processing of food result in least change। अगर मिनिमल प्रोसेसिंग होगी फूड की तो कम चेंज होंगे केमिकल कॉम्पोजिशन में, और अगर ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी तो ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। An interaction of food constituent and provide the food with good nutritional quality। However, this type of processing result in a food product with a very short shelf life। यानी इस तरीके से जो फूड प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से फूड के केमिकल नेचर को इफेक्ट कर सकती है ये बताया गया है। नेक्स्ट, एज processing is performed to extend the shelf life of product by subjecting the food to process such as drying, canning, more chemical changes may occur resulting in change in nutritional quality of product। हम लोगों ने जो फूड प्रोसेसिंग पढ़ा था, फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा था, तो हम लोगों ने ड्राइंग का प्रोसेस देखा था, कैनिंग का प्रोसेस देखा था। तो फूड प्रोसेसिंग में इन सारे टेक्निक्स को परफॉर्म किया जाता है ताकि फूड के शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके और फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके। फूड केमिस्ट्री फोकस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ फूड, देयर deterioration and the principle underlying the improvement of food for consumer। in the same way फूड केमिस्ट्री भी किस तरीके से फूड को इम्प्रूव किया जा सके इसके लिए काम करती है। It applies chemistry to developing, processing, packaging, preserving, storing and distributing foods and beverages to obtain safe, economical and pleasing food supplies। Next one is chemistry and nutrition of food constituent। The major food constituents are water, carbohydrate, protein, lipids and vitamin। जो मेजर कंस्टिट्यूएंट हम लोग देखते हैं फूड में वो वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज वाटर। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड इज वाटर विच कैन इनकम्पास anywhere from 10% in grain to 50% in meat product to around 70 to 80% in fruit and vegetable product। यानी जो मेजर कंपोनेंट होता है फूड का वो वाटर होता है। अगर हम लोग ग्रेन्स के बारे में बात करें तो 10% अमाउंट देखने को मिलेगा, 10 to 15%, और 50% इन मीट प्रोडक्ट, इतना अमाउंट मीट प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, और अराउंड 70 to 80% इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट। It is also an excellent place for bacterial growth and food spoilage if it is not properly processed। अगर properly processed नहीं किया गया वाटर वाले फूड को तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। हम लोगों ने ड्राइंग का प्रोसेस देखा था, शुगरिंग देखी थी, सॉल्टिंग देखी थी, तो उन सब में क्या किया जा रहा था, जो मॉइस्चर कंटेंट था या जो वाटर था उसको रिमूव किया जा रहा था, डिहाइड्रेशन प्रोसेस परफॉर्म की जा रही थी। क्यों? क्योंकि अगर वाटर प्रेजेंट होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो सकते हैं और फूड स्पॉइलेज का खतरा रहता है। नेक्स्ट, इट इन्फ्लुएंस टेक्सचरल प्रॉपर्टीज एंड द एक्सटेंट टू विच द फूड मे बी सब्जेक्टेड टू माइक्रोबियल स्पॉइलेज। One way by which this is measured in food
is by water activity which is very important in the shelf life of many food during processing. जो मेजरली हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पर वो होता है वाटर एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी। और अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल water activity. Water activity is a measure of free water available for chemical and biological activity. Bacteria usually require water activity values at least 0.91. यानी water activity क्या होता है? water activity में हम लोग जो freely available water होता है उसके बारे में डील करते हैं। जैसे बैक्टीरिया एटलीस्ट 0.91 इतनी वाटर एक्टिविटी होगी तो बैक्टीरिया ग्रो कर सकेगा, इतनी एक्टिविटी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेगा। और फंगस 0.6 पे, बट एटलीस्ट बैक्टीरिया को 0.91 इतना वाटर एक्टिविटी चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग वाटर एक्टिविटी, यानी इतने लिमिट तक वाटर एक्टिविटी होगी तभी ग्रो करने पाएगा बैक्टीरिया। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए मिनिमम एटलीस्ट 0.91 वाटर एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ। Materials that are water soluble are called hydrophilic. Hydrophilic means water loving, and those that are not water soluble are called hydrophobic. Phobic means phobia, means water hater. Food chemistry can manipulate a factor as seemingly insignificant as water to design and develop food product. So यहाँ पर देखो ये water activity यहाँ पर शो की गई है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर रिलेटिव रेट लिख रखा है। सो यहाँ पर ये लिमिटिंग जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ये 1 दे रखी है, और बैक्टीरिया अप्रोक्स यहाँ पर ग्रो कर रहा है, यानी कि 0.9 से 1 के बीच में इतनी अगर वाटर एक्टिविटी होगी तो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। यीस्ट की इतनी दे रखी है, समहाउ नियरली इक्वल टू 0.9, और मोल्ड की 0.8 से 0.9 यानी 0.85 अप्रोक्स। सो इतनी अगर वाटर एक्टिविटी है तो 0.85 अप्रोक्स पे मोल्ड ग्रो कर सकता है, बैक्टीरिया के लिए 0.9 से 1 के बीच में मीन्स 0.91 इतना वाटर एक्टिविटी होना चाहिए। ये क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 एग्जाम में पूछा गया है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर एक्टिविटी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पूछ रखी है वाटर एक्टिविटी की फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हम लोगों ने अभी देखा था एटलीस्ट 0.91 वाटर एक्टिविटी होनी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो 0.75, 0.88, 0.60, एटलीस्ट 0.91। सो कितनी होनी चाहिए? 0.91 और ग्रेटर देन 0.91। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कार्बो प्लस हाइड्रेट, इन दो टर्म से मिलके बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ वाटर, यानी H2O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन से मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है दो फॉर्म में होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। इन दो फॉर्म में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं।
तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर शुगर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च एंड फाइबर। यानी सिंपल का एग्जाम्पल आ जाएगा शुगर और कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टार्च और फाइबर्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, these are classified as monosaccharide, disaccharide and trisaccharide. Monosaccharide generally may have 3 to 6 carbon and is called triose, tetrose, pentose and hexose. यानी जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, इसमें हम लोग 3, 4, 5, 6 इतने कार्बन की जो शुगर होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जो 3 कार्बन की होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायोज। 4 कार्बन की है तो टेट्रोज, 5 कार्बन कंटेनिंग है तो पेंटोज और 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर इज कॉल्ड हेक्सोज, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज समटाइम कॉल्ड डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर 3 कॉमन हेक्सोज शुगर, यानी ये 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर होते हैं। पेंटोज शुगर का क्या एग्जाम्पल होगा? पेंटोज मीन्स 5 कार्बन कंटेनिंग, ribose and deoxyribose. 2 monosaccharide may be linked together to form a disaccharide by a glycosidic linkage. यानी क्या बोला गया यहाँ पे? मान लो एक मोनोसेकेराइड ये है और एक मोनोसेकेराइड ये है। ये दोनों मोनोसेकेराइड जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ये कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इससे जुड़े हुए होंगे। अगर ये सिंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। अब 2 शुगर जुड़ गई है तो इसलिए इसको बोल देते हैं डाई सेकेराइड। डाई मीन्स 2, सेकेराइड मीन्स शुगर। नेक्स्ट, देयर आर 2 जनरल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वन इज रिड्यूसिंग, अनदर वन इज नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग मीन्स फ्री एल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप हो जिसके पास, इसको बोल देते हैं रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये शुगर है और यहाँ पर अगर फ्री फॉर्म में मान लो एल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो एल्डेहाइड या कीटोन जो है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको बोल देंगे नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर होती है और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन एल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप। फ्री फॉर्म में एल्डेहाइड कीटोन ग्रुप होंगे जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एब्सेंट होंगे। The reaction termed as Maillard reaction. Maillard reaction क्या होती है? Thermal processing can cause reaction between reducing sugar and the amino group of protein. यानी जब reducing sugar जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा और अमाइनो ग्रुप, इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या कॉज कर सकती है? ब्राउनिंग। ब्राउनिंग मीन्स कलर चेंज कर सकती है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मेलार्ड रिएक्शन। हीट प्रोसेसिंग एट अ हाई टेम्परेचर इन अ लो वाटर इन्वायरमेंट कैन कॉज कार्मेलाइजेशन। सो ब्राउनिंग रिएक्शन क्या होती है? ब्राउनिंग रिएक्शन ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो ब्राउन कलर क्रिएट कर सकती है फ्रूट या वेजिटेबल्स पे, इसको बोलते हैं ब्राउनिंग रिएक्शन। सो ब्राउनिंग in fruits and vegetables is caused mainly by the enzyme PPO. O means oxidase enzyme जो कि oxidation के लिए काम करेगी, which in the presence of oxygen catalyze the oxidation of orthodiphenol and quinone. So यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 में पूछा गया था, and the question is
द इंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट सरफेस, कट सरफेस मीन्स मान लो कोई फ्रूट है ये, और इसको अगर मैं कट करके रख दूं, फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल है, और अगर इसको मैं कुछ टाइम के लिए कट करके रख दूंगी तो ये ब्राउनिश कलर शो करेगी। सो कट सरफेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पे जो ब्राउनिंग देखने को मिलती है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन देखने को मिलती है, वो क्यों होती है? उसको बोलते हैं ब्राउनिंग रिएक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल की वजह से। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हम लोग शुगर के बारे में डील करते हैं या फिर फाइबर के बारे में डील करते हैं। इसमें कौन से शुगर के बारे में डील करेंगे? मेनली सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और सुक्रोज प्लांट में एज अ फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर असेंशियल टू द न्यूट्रिशनल वेल-बीइंग ऑफ द ह्यूमन एंड देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होंगे? 20 अमाइनो एसिड, जिसमें से कुछ अमाइनो एसिड होंगे असेंशियल, कुछ होंगे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल यानी कुछ ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी खुद बना लेगी, जिनको हम लोगों को बाहर से इनटेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें डाइट में लेने की रिक्वायरमेंट होती है। सो एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होंगे? जो असेंशियली लेने पड़ेंगे बॉडी को, क्योंकि बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और नॉन एसेंशियल जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है डाइट के थ्रू कंज्यूम करने की। नेक्स्ट, लिपिड्स। So lipid comprise a diverse range of molecules such as water insoluble or non-polar. Non-polar means एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर को एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रोफिलिक या फिर वाटर लविंग, और नॉन पोलर यानी हाइड्रोफोबिक। सो लिपिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। एग्जाम्पल के लिए ट्राई ग्लिसराइड, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, जिनको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, इसके में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसको हम लोग डील करते हैं लिपिड्स के बारे में, जो कि नॉन पोलर होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन्स। विटामिन्स भी दो तरीके के होंगे, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल, जो वाटर सोल्यूबल होंगे इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? विटामिन बी। विटामिन बी में B1, B2, B7, B9, B12 ये सारे यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। और फैट सोल्यूबल के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन के को एक और नाम से जाना जाता है एंटी हेमरेजिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में कि कौन सा विटामिन एंटी हेमरेजिक जाना जाता है, जो कि जैसे ब्रेन हेमरेज वगैरह किसी को हो जाए तो उसको कंट्रोल कर सकता है, वो है विटामिन के। नेक्स्ट, vitamins are nutrient required in small amount for essential metabolic reaction in the body. 14 different vitamins have been shown to be essential for normal growth and health in human. The vitamin as a class have no particular chemical structure in common, but they can be divided into fat soluble and water soluble. Vitamins are required in the diet because the body is either unable to synthesize them or unable to produce adequate amount of them. यानी विटामिन को हम लोगों को डाइट में कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी या तो इनको एडिक्वेट यानी जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतने अमाउंट में बना नहीं पा रही या फिर सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। बाय themselves, विटामिन डू नॉट प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, ऑल्दो दे मे पार्टिसिपेट एज कोएंजाइम इन केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम अदर मोलिक्यूल। यानी कि विटामिन जो हैं वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते, बट वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, तो उसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट से जब यहां पर रिएक्शन होती है, जब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, तो यहां पर विटामिन्स भी अपना रोल प्ले करते हैं।
सो विटामिन एज अ कोएंजाइम काम करते हैं. सो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन इन द डाइट डज नॉट नेसेसरली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दोज एंजाइम फॉर द विटामिन फंक्शन एज कोएंजाइम. इसलिए अगर विटामिन की कमी होती है तो इसलिए हम लोगों में क्या देखने को मिलती है, इलनेस देखने को मिलती है. विटामिन आर क्लासिफाइड एज वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल के अंदर हम लोग ने देख लिया कौन कौन से विटामिन आते हैं और फैट सोल्यूबल के अंदर भी देख लिया. बायोटीन, बायोटीन ऑल्सो कॉल्ड विटामिन B7, यानी बायोटीन को विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है या फिर विटामिन B7 को बायोटीन भी बोलते हैं हम लोग. इज वन ऑफ द बी विटामिन. प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ एग में कॉज बायोटीन डिफिशियंसी, यानी कि अगर कोई लंबे टाइम तक रॉ एग का कंजम्पशन कर रहा है तो उसके अंदर बायोटीन डिफिशियंसी हो सकती है. बायोटीन डिफिशियंसी मीन्स विटामिन B7 की डिफिशियंसी. क्यों? बिकॉज रॉ एग्स व्हाइट कंटेन एन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन नोन एज एविडिन. क्योंकि जो रॉ एग होता है, जो रॉ एग है, इसके पास होता है एविडिन, और एविडिन का जो रिसेप्टर होता है जो इसे बाइंडिंग कर सकता है वो होता है बायोटीन. और क्या देखने को मिलता है, जो इंडिविजुअल ज्यादा अमाउंट में रॉ एग का कंजम्पशन करते हैं वहां पर एविडिन बायोटीन से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में अब जो बायोटीन है वो फ्री फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा. और अगर बायोटीन की डिफिशियंसी हो गई तो बॉडी को सफर करना पड़ेगा बहुत सारे इलनेस से. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 एग्जाम में पूछा गया है. दैट कंजम्पशन ऑफ रॉ एग व्हाइट कॉज डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, विटामिन B7 की, जिसको बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है. Thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any doubt regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.